हाय गाइस, आपका स्वागत है कक्षा 12वीं रसायन अध्याय 2 विलयन के इस लेक्चर में। आज हम देखेंगे हिमांक में अवनमन और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। हिमांक में अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना, साथ ही साथ हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हिमांक में अवनमन। तो अवनमन का अर्थ होता है कमी। इससे पहले के लेक्चर में पढ़े हैं उन्नयन मतलब वृद्धि होता है और अवनमन मतलब होता है कमी। तो ये अवनमन का मतलब तो हो गया कमी, अवनमन का मतलब। अब बच गया हिमांक। तो इससे पहले भी आप हिमांक पढ़े हो। हिमांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं उस द्रव का हिमांक। जैसे अगर हम जल की बात करें तो पानी जो है कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है? हम पढ़े हैं कि जल 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। पढ़े हो ना कि जल के तापमान को अगर हम कम करते जाएं या फिर जल का तापमान कम हो जाए और जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो जल यानी कि पानी किसे बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। तो जल मतलब क्या है? द्रव। और बर्फ क्या है? तो ये ठोस है। यानी कि यहां से आप हिमांक की परिभाषा बना सकते हो। हिमांक किसी द्रव का वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। ये तो हिमांक की सिंपल सी डेफिनेशन है जिसको हम पहले से पढ़ते आए हैं। इस चैप्टर में हम सारी परिभाषाएं वाष्प दाब के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो हिमांक की परिभाषा भी हमको समझना पड़ेगा वाष्प दाब के आधार पे। तो वाष्प दाब के आधार पे हिमांक किसे कहेंगे? तो इसको समझना है आपको। हिमांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो वाष्प दाब के आधार पर कहेंगे तो देखिए क्या परिभाषा बनता है। हिमांक वह ताप है जिस ताप पर उसके द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब, द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब उसके ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के समान हो जाता है। द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब उसके ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के समान हो जाता है और उस ताप पर ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। हिमांक ताप पर किसी द्रव का जो ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था है ये साम्य में रहती हैं और दोनों प्रावस्था का जो वाष्प दाब है वो एक समान होता है। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस ताप पर उस द्रव के द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब एक समान होते हैं तथा ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था के बीच में साम्य होती है। तो द्रव के उस तापक्रम को हम कहते हैं उस द्रव का हिमांक। तो ये तो हो गया हिमांक। अब हमको समझना है हिमांक में अवनमन क्यों होता है, कमी क्यों होता है। तो इससे पहले हम पढ़े हैं क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि कब होता है? जब किसी शुद्ध विलायक में अगर हम कोई अवाष्पशील विलय मिला दें तब क्या होता है? पढ़े हैं ना, विलयन के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। अगर किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब जो है कम हो जाता है। वाष्प दाब कम होता है तो क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है जिसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। और वाष्प दाब में कमी होती है तो हिमांक में भी कमी हो जाती है। इसको हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। जैसे ये शुद्ध जल है, ये है शुद्ध जल यानी कि हम शुद्ध विलायक भी कह सकते हैं। इस शुद्ध विलायक में अगर हम मान लो नमक या शक्कर मिला दिए, ये शुद्ध विलायक है, इसमें हम क्या मिला दिए? नमक या शक्कर, दोनों ही अवाष्पशील पदार्थ है। तब ये बन गया विलयन, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन।
और इसको तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, याद भी हो गया होगा। किसी शुद्ध विलायक में जब हम अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इस विलयन का जो वाष्प दाब है वो उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है, और वाष्प दाब कम होता है तो हिमांक में भी कमी हो जाती है। उसी को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। देखो, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये जो है जल का वाष्प दाब है, ये जो बिंदु है ए मान लो, ए जो है जल का वाष्प दाब है। इस प्रकार से अगर हम ग्राफ बनाए, मान लो इधर वाष्प दाब है और इधर ताप है, मतलब इधर जाएंगे ताप बढ़ता जाएगा और ऊपर जाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। और ताप और वाष्प दाब में क्या संबंध होता है, पढ़े हैं ना, कि ताप हम बढ़ाते जाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ते जाता है। ये किसी ताप पर जल का वाष्प दाब है, मान लो ये T ताप पर ये जल का वाष्प दाब है, बिंदु ए जो है। अगर हम जल के तापमान को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। ये देखो, ये जल के तापमान को बढ़ाते जा रहे हैं तो वाष्प दाब बढ़ते जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आएगी जब जल का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। मान लो ये एक वायुमंडलीय दाब है, ये एक वायुमंडलीय दाब। तो हम जल को गर्म करते करते गए तो उसका वाष्प दाब जो है बढ़ते गया, और एक ताप ऐसा आया जिसमें जल का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। इसको हम कहते हैं क्वथनांक। पढ़े हैं परिभाषा क्वथनांक का। किसी द्रव का वह ताप जिस ताप पर उस द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब यहां पर हमको हिमांक पढ़ना है, तो हिमांक के लिए क्या करेंगे, ये जो बिंदु ए है ये प्रदर्शित कर रहा है ताप T पर जल का वाष्प दाब। अच्छा, जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब हम जल को गर्म करते करते गए, जब जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो जल उबलने लगा। क्यों उबलने लगा, क्योंकि उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जल के तापमान को हम कम करते जाएंगे। जल के तापमान को कम करते जाएंगे तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होते जाएगा। ये जल के तापमान को हम कम करते करते गए और उसका वाष्प दाब जो है कम होते गया। एक स्थिति ऐसी आई, एक तापमान ऐसा आया जिस तापमान पर जल का जो द्रव अवस्था है और ठोस अवस्था है दोनों के वाष्प दाब एक समान हो गए। या सिंपल शब्द में ये कहें कि जल जो है बर्फ में परिवर्तित हो गया। ये जल किसमें परिवर्तित हो गया, बर्फ में। तो ये जो तापमान है इसी को हम कहते हैं हिमांक। ये समझ में आ रहा है ना। ये बिंदु ए क्या प्रदर्शित कर रहा है, किसी ताप पर जल का वाष्प दाब। अब हम जल के तापमान को बढ़ाते गए तो वाष्प दाब बढ़ता गया, और जब जल का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हुआ तो जल का जो वाष्प दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, जिससे जल उबलने लगा, जिस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। अब क्या हो रहा है, जल के तापमान को हम कम करते गए, और तापमान को कम करेंगे तो वाष्प दाब भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। एक स्थिति ऐसी आई, एक तापमान ऐसा आया जिस तापमान पर जल जो है बर्फ में बदल गया, यानी कि द्रव किसमें बदल गया, ठोस में। क्यों बदला, क्योंकि द्रव प्रावस्था का वाष्प दाब ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब के समान हो गया। और जल के लिए ये बिंदु कितना होता है, जल के लिए होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और ये क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये है हिमांक और क्वथनांक। अगर ये समझ में आ गया है तब आपको समझ में आएगा हिमांक में अवनमन। अब चलो इसी ग्राफ की सहायता से हम हिमांक में अवनमन को समझने का प्रयास करते हैं। तो हिमांक में अवनमन कब होता है, जब हम जल में नमक या शक्कर मिला देते हैं, यानी कि शुद्ध विलायक में हम मिला देते हैं कोई अवाष्पशील विलय। ये शुद्ध विलायक है, उसमें हम अवाष्पशील पदार्थ मिला दिए, नमक और शक्कर, तब जो विलयन बना
उसका वाष्प दाब उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यानी कि ताप T पर अगर हम विलयन का वाष्प दाब कहेंगे तो उसको कहां पर दर्शाएंगे? ए क्या बता रहा है? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को। और अगर हम विलयन को यहां पर प्रदर्शित करें तो विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो उसके शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। यानी कि यहां पर एक बिंदु आ जाएगा ये। तो ये बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु बी है। बिंदु बी किसको प्रदर्शित कर रहा है? ताप T पर विलयन के वाष्प दाब को। ए किसको प्रदर्शित कर रहा है? उसी ताप पर विलायक के वाष्प दाब को। मतलब ताप दोनों के लिए एक समान है। तो बिंदु ए हो गया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और बिंदु बी हो गया अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब। अब अगर हम विलयन के तापमान को बढ़ाते जाएंगे, विलयन के तापमान को बढ़ाते जाएंगे तो उसका वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा। मतलब इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा। ये तापमान को बढ़ाते जा रहे हैं तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ते जा रहा है और एक ताप पर क्या होगा? उसका वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे विलयन का क्वथनांक। तो यहां से आप देखो, ये बिंदु और ये बिंदु, किसका क्वथनांक ज्यादा है? ताप इधर बढ़ते जा रहा है ना, मतलब विलयन का क्वथनांक जो है अधिक है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर हम किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दें तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसको हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। अब हमको देखना है हिमांक में अवनमन, तो उसके लिए क्या करेंगे? अब तापमान को कम करते जाएंगे। ये हम तापमान को कम करते करते गए, उसका वाष्प दाब जो है कम होते होते गया और एक ताप ऐसा आया जिसमें विलयन जो है ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो ये जो तापमान है, ये तापमान, इसको हम कहेंगे विलयन का हिमांक। ये देखो, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है विलयन का हिमांक। और ये जो बिंदु है ये क्या बता रहा है? तो ये बता रहा है शुद्ध विलायक का हिमांक। शुद्ध विलायक का हिमांक। किसका मान ज्यादा है? शुद्ध विलायक का हिमांक ज्यादा है, यानी कि विलयन का हिमांक कम है। तो जैसे हम शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला करके विलयन बनाए तो उसका हिमांक कम हो गया। इसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। इन दोनों के अंतर को, विलयन के हिमांक और शुद्ध विलायक के हिमांक के अंतर को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। अगर हम शुद्ध विलायक के हिमांक को T1 से प्रदर्शित करें और विलयन के हिमांक को T2 से प्रदर्शित करें, शुद्ध विलायक के हिमांक को प्रदर्शित कर रहे हैं T1 से और विलयन के हिमांक को प्रदर्शित कर रहे हैं T2 से, तो T1 में हम T2 को माइनस करके ये बता सकते हैं कि हिमांक में कितनी कमी हुई है। मतलब हिमांक में कमी कहेंगे, हिमांक में कमी, इसको हम दर्शाते हैं डेल टी एफ से। एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये हो जाएगा T1 माइनस T2। तो ये हो गया हिमांक में कमी या हिमांक में अवनमन। अब नोट्स में हमको क्या क्या लिखना है? वैसे आप चाहो तो सीधा हिमांक में अवनमन भी लिख सकते हो, लेकिन नोट्स में सबसे पहले हम लिख लेते हैं हिमांक किसे कहते हैं। किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस ताप पर उस द्रव के द्रव प्रावस्था और ठोस प्रावस्था के वाष्प दाब एक समान होते हैं। ये तो हो गया हिमांक की परिभाषा। अब हमको लिखना है हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं? यदि किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया जाए तो विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक के अंतर के बराबर होता है।
यदि शुद्ध विलायक का हिमांक T1 तथा विलयन का हिमांक T2 हो तो हिमांक में अवनमन डेल TF इक्वल T1 माइनस T2। ये हो गया हिमांक में अवनमन। अब हम देखेंगे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे देखिए। प्रयोगों में यह पाया गया है कि हिमांक में अवनमन यानी कि डेल TF विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। प्रयोगों में यह पाया गया है कि हिमांक में अवनमन जिसको हम प्रदर्शित करते हैं डेल TF से, वो विलयन के मोललता के समानुपाती होता है। और मोललता हम पहले भी पढ़े हैं, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, डेल TF समानुपाती m। और जब भी हम समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कोई भी समानुपातिक नियतांक। तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल TF इक्वल, एक नियतांक ले लिए, KF इंटू m। ये KF क्या है, KF ये जो है एक समानुपातिक नियतांक है। KF एक समानुपातिक नियतांक है जिसे मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एफ क्यों ले रहे हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट के लिए ले रहे हैं। संकेत हम ऐसा उपयोग करते हैं जिसको देखते ही समझ में आ जाए कि वो किसको प्रदर्शित करता है। जैसे इससे पहले हम क्वथनांक में उन्नयन पढ़ रहे थे तो वहां पर के बी लिए थे, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट और यहाँ एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट है। तो के एफ जो है समानुपातिक नियतांक है और इसी समानुपातिक नियतांक को हम कहते हैं मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। अब हमको इसकी परिभाषा बनानी है। यदि m इक्वल 1 मान लें, यहां से यदि m इक्वल 1 मान लें तो हमारे पास बचेगा डेल TF इक्वल KF, या इसको ऐसा भी कह सकते हैं KF इक्वल डेल TF, कब, यदि m इक्वल 1। यहां से परिभाषा बनाना है। अगर आप संकेतों के अर्थ समझ गए हो तो परिभाषा बनाना बहुत ही आसान है। के एफ क्या है, मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। के एफ का मतलब हो गया किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक किसके बराबर है, देखिए डेल TF के बराबर है। डेल TF का मतलब हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन या कमी, कब, यदि m इक्वल 1। m मतलब मोललता, और मोललता किसे कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। मोललता मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, ये हो गया मोललता। तो मोललता 1 होना चाहिए। किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस विलयन के हिमांक में हुई उस कमी के बराबर होता है। उस विलयन के हिमांक में हुई उस कमी के बराबर होता है जो 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को या 1 मोल विलेय को किसमें घोलेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त हो।
एक मतलब क्या है, 1 मोल विलेय को या फिर 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को किसमें घोलना है, 1 किलोग्राम विलायक में, क्योंकि ये मोललता है। किसी विलयन का मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक उस विलयन के हिमांक में हुए उस कमी के बराबर होता है जो 1 मोल विलेय को या 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर प्राप्त हो। तो ये हो गया मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। बिल्कुल भी रटना नहीं है, यहां से समझना है परिभाषा को, बहुत ही आसान है। इधर से भी आप परिभाषा बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इन संकेतों के अर्थ समझते हो तो आप कहीं से भी परिभाषा बना सकते हो। देखो यहां से परिभाषा क्या बनेगा, m=1 का मतलब क्या है, 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को किसमें घोलना है, 1 किलोग्राम विलायक में। 1 मोल अवाष्पशील पदार्थ को या विलेय को 1 किलोग्राम विलायक में घोलने पर उस विलयन के हिमांक में हुई कमी को, उस विलयन के हिमांक में हुई कमी को या हिमांक में अवनमन को मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इधर से परिभाषा बनाओगे तो भी वही है, इधर से बनाओगे तो भी वही है। जो आपको इजी लगता है उस प्रकार से आप परिभाषा लिख सकते हो। तो ये हो गया मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। इसके बाद हम देखते हैं हिमांक में अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना। प्रयोगों में यह पाया गया है कि हिमांक में अवनमन विलयन के मोललता के समानुपाती होता है, और समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं तो हम नियतांक लगाते हैं। ये जो Kf है ये है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, और m क्या है तो विलयन की मोललता है। और मोललता किसे कहते हैं हम पढ़े हैं। अगर हम m कहें तो विलेय के मोलों की संख्या मतलब Nb किसमें, 1 किलोग्राम विलायक में घुले, मतलब विलायक का द्रव्यमान कहेंगे तो WA, और 1 किलोग्राम को अगर आप ग्राम में बदलोगे तो ये हो जाएगा 1000। अब NB का सूत्र क्या होता है, तो NB का सूत्र होता है WB/MB, यानी कि m बराबर हमारे पास क्या आ गया, WB × 1000/WA × MB। ये हो गया विलयन की मोललता। तो यहां से हम लिख सकते हैं अब Kf, और m का मान आ गया WB × 1000/WA × MB। डेल TF गणना किसकी करना है, अवाष्पशील विलेय के आणविक द्रव्यमान, विलेय का आणविक द्रव्यमान, m मतलब आणविक द्रव्यमान और विलेय का आणविक द्रव्यमान कहेंगे तो MB, यानी कि MB बराबर क्या आ गया, तो MB बराबर आ गया Kf × WB × 1000/del TF × WA। इस सूत्र की सहायता से हम अवाष्पशील विलेय की आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, Kf, WB, del TF और WA। जहां Kf का मतलब क्या है, तो ये है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। WB क्या है, तो ये है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, और डेल TF है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। WA का मतलब है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का
द्रव्यमान। तो हिमांक में अवनमन की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना किया जा सकता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस। तो हम हिमांक में अवनमन के दो अनुप्रयोग पढ़ेंगे, एक तो हिम निरोधी विलयन बनाने में और दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे सड़कों पर जमे बर्फ पिघलाने में। तो पहले हम देखते हैं हिम निरोधी विलयन बनाने में। हिम निरोधी विलयन का मतलब है एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस। अब हिम निरोधी विलयन का उपयोग क्या है? तो कार का रेडिएटर होता है, जानते हो, कार का रेडिएटर। ये जो रेडिएटर है, कार के रेडिएटर में हम डालते हैं जल। कार का जो रेडिएटर होता है उसमें क्या मिलाते हैं? जल मिलाते हैं, तब वो रेडिएटर जो है काम करता है। हम ऐसे देश की बात करें जहां पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, मतलब ठंडे प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां का तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वहां पर अगर हम कार के रेडिएटर में जल मिलाएंगे या जल डालेंगे तो क्या होगा? ये जल तो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तापमान क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस से कम है, और हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो कार का रेडिएटर काम करेगा क्या? हमारे भारत देश में तो यहाँ पर ऐसी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता। लेकिन ऐसे जगह की बात करते हैं जहां का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। तो जिन जगहों पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, वहां यदि हम कार के रेडिएटर में जल मिलाएंगे तो क्या होगा? वो जल जो है बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो कार का रेडिएटर काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो हमको क्या करना होगा? हमको जल में कुछ ऐसा चीज मिलाना पड़ेगा जिससे जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर भी बर्फ में परिवर्तित ना हो, यानी कि उसका हिमांक जो है कम हो जाए, हिमांक में अवनमन हो जाए। तो उसके लिए हम जल में हम मिलाते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल। इस समस्या से बचने के लिए कि जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित ना हो जाए, उसके लिए क्या किए? जल में हम मिला दिए एथिलीन ग्लाइकॉल, मतलब अब विलयन बन गया। कैसा विलयन? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन। अब क्या होगा? ये जो जल और एथिलीन ग्लाइकॉल का विलयन बना है, इसका हिमांक कम हो जाएगा, यानी कि ये जो विलयन है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ में परिवर्तित नहीं होगा, मतलब आपके कार का जो रेडिएटर है वो काम करने लगेगा। तो ये हो गया पहला अनुप्रयोग हिम निरोधी विलयन बनाने में। क्या लिखना है? चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए। कारों के रेडिएटर में जल का उपयोग होता है, और जिन स्थानों का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो, उन जगह पर यदि कार के रेडिएटर में जल डालते हैं तो वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कार का रेडिएटर काम करना बंद कर देता है। ऐसे ही स्थानों में यदि जल में एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया जाए तो उसका हिमांक जो है कम हो जाता है और रेडिएटर कार्य करना प्रारंभ कर देता है। ये जो एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया गया है, इसको हम कहते हैं हिम निरोधी। दूसरे अनुप्रयोग की बात करें, ठंडे दिन में ठंडे जगह पर क्या होता है? बर्फ जम जाता है, पहाड़ियों पर भी बर्फ जम जाता है। अब उस बर्फ को हटाना है तो उसके लिए क्या करते हैं? पूरा रास्ता जो है बर्फ से जाम हो जाता है ना। आप न्यूज में देखते हो कि यह बर्फबारी हुई है इन स्थानों पर, और बर्फबारी होने से पूरा रास्ता जो है बर्फ से जाम हो गया है। अब वहां से बर्फ को हटाना है तो क्या करते हैं? उसके ऊपर डालते हैं नमक या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो बर्फ में हम नमक या कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं तो विलयन बन जाता है, और उस विलयन का हिमांक कम हो जाएगा। हिमांक कम हो जाएगा मतलब वो बर्फ के रूप में नहीं रहेगा, वो पिघल जाएगा, क्योंकि हिमांक ऐसा ताप होता है जिस पर द्रव जो है बर्फ में परिवर्तित हुए रहता है, द्रव जो है ठोस में परिवर्तित हुए रहता है। अब उस बर्फ में हम मिला रहे हैं नमक या कैल्शियम क्लोराइड,
तो जो विलयन बन रहा है उसका हिमांक कम हो गया, यानी कि बर्फ पिघलने लगेगा। तो ये हो गया हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग। तो इस प्रकार आज हम देखे हिमांक में अवनमन, मोलल हिमांक अवनमन, स्थिरांक, हिमांक में अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना करना, साथ ही साथ हिमांक में अवनमन के अनुप्रयोग। अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रासरण दाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी है और बहुत ही मजा आएगा।